आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। कल जिस तरह से लोकसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई और सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक जो मतदान हुआ उसका जो प्रतिशत रहा वो काफी कम रहा और इसको लेकर लगातार जो तमाम नेता है उनके बयान भी सामने आए। तो उपचुनाव को लेकर जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है उसको लेकर लगातार जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो भी खासा नाराज दिखे। और बात की जाए आजम खान की तो उन्होंने इसको चुनाव मानने से ही इनकार कर दिया। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच सबसे ज्यादा आजमगढ़ में 48.58% वोटिंग हुई है। रामपुर की बात की जाए तो रामपुर में लगभग 41% वोट डाले गए हैं। अब 26 जून को मतों की गणना होगी तब पता चलेगा कि आखिर कौन यहां से विजयी होगा। आजमगढ़ में 13 तो रामपुर में 6 प्रत्याशी मैदान में थे। दोनों जगहों पर करीब 35 लाख वोटर थे और आजमगढ़ से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और रामपुर में आजम खान के इस्तीफे के बाद ये दोनों सीटें खाली हुई थी। और अब चुनाव के क्या समीकरण रहे इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। तो इसी पर लगातार हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जो है वो बेहद कम हुआ है। हमारे साथ मनीष सिंह प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं और हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ेंगे। संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मनीष जी आपके पास ही आते हैं। पहली प्रतिक्रिया क्या है? कल जिस तरह से जो उपचुनाव को लेकर मतदान हुआ उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कानून व्यवस्था ने अग्निवीरों के साथ और अग्निपथ योजना के खिलाफ जिस तरह से हमारे युवाओं ने सड़कों पर उतर करके हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद किया है, आजमगढ़ और रामपुर पर इसका पूरा असर देखने को मिला है। जिस तरह से युवाओं के अंदर सरकार के प्रति नाराजगी है, महिलाओं के अंदर सरकार के प्रति नाराजगी है, मजदूरों के अंदर, किसानों के अंदर, और सबसे बड़ी बात बताएं कि समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इस हुकूमत के खिलाफ नहीं है, हुकूमत से नाराज नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो गौर करने वाली है वो यह है कि प्रशासन क्या इस तरह से वोटिंग कराएगा? क्या प्रशासन इस तरह से चुनाव कराएगा? पहली बार देश में उपचुनाव हो रहा है और इस परिस्थिति में बाहर से मतदान कर्मी बुला करके वोट कराए गए। ऐसा कभी होता नहीं था। 50% से ऊपर मतदान कर्मी अगल बगल के जिलों से बुला करके मतदान कराए गए, जबकि उपचुनाव में हमेशा से ये होता रहा है कि जो जनपद के उस जनपद के जो मतदान कर्मी होते थे, जो शिक्षक होते थे, बैंककर्मी होते थे और अन्य जो क्षेत्रों के लोग होते थे उनसे मतदान कराया जाता था। लेकिन पहली बार 50% से ऊपर मतदान कर्मियों को बाहर से बुला करके मतदान कराएगा। इसके पीछे का आशय क्या था प्रशासन का? इससे जो चुनाव आयोग से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका आशय क्या था? और सबसे बड़ी बात आपसे बताऊं, लोकतंत्र में ये इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं या बहुत ही क्षोभ पैदा करने वाली घटनाएं हो रही हैं। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को थाने में बैठाया जा रहा है। रेड कार्ड क्यों जारी किया गया प्रशासन की तरफ से? मैं पूछना चाहता हूं कि ग्राम प्रधानों को क्यों धमकाया जा रहा है? क्षेत्र पंचायत सदस्यों को क्यों धमकाया जा रहा है? जो हमारे गांव में जो राशन बांटते हैं लोग, कोटेदारों को क्यों धमकाया जा रहा है? ये इस तरह का काम प्रशासन आखिर क्यों कर रहा है? किसको जिताना चाहता है? अगर समाजवादी पार्टी को आप प्रशासनिक तौर पर शासन और प्रशासन मिलकर के हराना चाहता है तो समाजवादी पार्टी नहीं हारती है, भारत का लोकतंत्र हारता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मुझे आजमगढ़ और रामपुर की जो जनता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों पर, विचारों पर, सिद्धांतों पर, समाजवादी आंदोलनों पर भरोसा करते हुए आजमगढ़ और रामपुर की जो लोकसभा क्षेत्र है, इस लोकसभा क्षेत्रों पर जो उपचुनाव हुआ है हम भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। चाहे प्रशासन जितना भी जुगत लगा ले, प्रशासन चाहे जितना भी काम कर ले भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाने की, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव हारने वाले नहीं है। ऐतिहासिक मतों से हम दोनों सीटों पे जीतने जा रहे हैं। मनीष जी, तो आपका कहना यह है कि पूरी तरह से प्रशासन जो है वो सरकार के साथ मिलकर जो कहा जाए कि एक हराने की कोशिश में लगा हुआ था, इसमें पूरा प्रशासन जो है मिला हुआ था। समाजवादी पार्टी के जो वोटर हैं उनको प्रभावित करने की ये पूरी कोशिश की जा रही थी। देखिए, प्रशासन सरकार से नहीं मिला हुआ है, प्रशासन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के निर्देश पर, भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों के निर्देश पर जिस तरह से एसओज, एसडीएम
डीएम जिस तरह से वहां पर स्थानीय स्तर पे काम कर रहे हैं, यह लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है। लोकतंत्र में हमें अधिकार मिला है कि हम किसको मतदान करेंगे, किसको हम चुनाव जिताएंगे, किस प्रत्याशी को हम वोट देंगे। लेकिन अब तो प्रशासन इस स्तर पर उतर चुका है कि ग्राम प्रधानों के खिलाफ रेड कार्ड जारी किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के खिलाफ रेड कार्ड जारी किया जा रहा है, उनको घरों में नजरबंद किया जा रहा है। आखिर ये हो क्या रहा है? इस तरह की तो कभी राजनीति में कभी परिस्थिति नहीं थी देश में, लेकिन अब तो देश में ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि आपातकाल नहीं, यह घोर आपातकाल हो गया है देश में। और देश अब, मुझे जो लगता है, देश अब धीरे धीरे उस रास्ते पर चल पड़ा है जहां देश को अब बचाने की जरूरत है, इसलिए कि देश में डेमोक्रेसी और देश का जो संविधान है, दोनों अब बहुत बड़े खतरे में पहुंच चुका है। और आने वाला जो समय है, जो आप भी देख रहे हैं, आप महाराष्ट्र में देखिए ना, महाराष्ट्र में देखिए जिस तरह से वहां की सरकार को एक तरह से खत्म करने की कोशिश की गई। क्या देश में दूसरा राजनीतिक दल हुकूमत अगर जनता के आशीर्वाद से बनाता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी उसे बर्दाश्त नहीं करेगी? क्या विपक्ष का सरकार में रहना जरूरी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी जिसे चाहेगी वही सरकार में रहेगा? ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग लड़ करके देश को आजाद कराए थे। समाजवादी आंदोलन के लोगों ने गुलामी से आजादी के बीच का जो रास्ता था उसमें अपने प्राणों की बलि दी थी, त्याग किया था, अपने जान की कुर्बानी दी थी। और हम ये बात आपसे बहुत दावे के साथ कह रहे हैं कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र किसी भी हद तक जाना पड़े हम जाएंगे, लेकिन लोकतंत्र को कभी कमजोर नहीं होने देंगे। इसको बचाने के लिए हमें जिस भी रास्ते पर चलना पड़ेगा हम चलेंगे, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करेंगे। बिल्कुल मनीष जी, देखिए जो मतदान प्रतिशत कम हुआ है इसको क्या वजह मानते हैं आप? क्या आपका जो समाजवादी पार्टी कहा जाए कि जो आरोप जिस तरह से लग रहे हैं कि क्या वोटर को निकलने नहीं दिया गया, क्या खराब मौसम एक वजह रहा? अगर आजमगढ़ की बात की जाए तो आजमगढ़ में चूंकि मौसम भी खराब हुआ था, तो क्या वोटर को प्रभावित करने के लिए वहां पर जो है अतिरिक्त फोर्स जो है वो तैनाती की गई? क्या वजह मानते हैं आप? देखिए वजह बहुत साफ है। मैं आपसे बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि प्रशासन ने जिस तरह का काम किया, प्रशासन क्यों भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचा रहा है? जब लोकतंत्र में आजादी हमको मिली हुई है कि हम किसको वोट देंगे, किसके साथ हम खड़ा होंगे, हम किसका जिंदाबाद बोलेंगे, किसका हम समर्थन करेंगे, यह जब हमारी अभिव्यक्ति है कि हम आजाद होकर के भारत में हम अपने नेता के साथ, अपने विचारधारा के साथ, अपने सिद्धांत के साथ हम खड़ा होकर के लड़ेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को आखिर ये बातें क्यों नहीं बर्दाश्त होती हैं? श्री अखिलेश यादव जी की नीतियां, विचार और सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो 25 करोड़ आबादी है, आपने पीछे के विधानसभा चुनाव को आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की महान जनता ने हमारे नेता पर विश्वास करके 2 करोड़ 96 लाख तकरीबन 3 करोड़ वोट दिया और 36% से वोट ज्यादा हमको मिला। ये पहली बार एक नेता के विचारधारा पर विश्वास करके किसी भी राज्य में इतना बड़ा अगर जनता ने भरोसा जताया तो देश में कोई ऐसा नेता नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ श्री अखिलेश यादव जी हैं जिन पर जनता ने विश्वास किया था। जहां तक आजमगढ़ और रामपुर का सवाल है, 250 से ऊपर कार्यकर्ताओं को थाने में बैठा लिया गया रामपुर में। आजमगढ़ में सैकड़ों लोगों को थाने में बैठाया गया। मतदान स्थलों पर पहुंच करके बीएलओ समझा रही थी कि डीएवी कॉलेज है एक आजमगढ़ सदर में, वहां पे बीएलओ पहुंच करके समझा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। आखिर यह कौन सी राजनीतिक परिस्थिति है? इस परिस्थिति से देश को निकलना पड़ेगा। जिसके साथ जनता खड़ी हो उसकी सरकार बने, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन डरा करके, धमका करके, मार करके, पीट करके, ईडी लगा करके, जेलों में भेज करके, सीबीआई का डर दिखा करके, इस तरह से डेमोक्रेसी नहीं बचेगी। इस डेमोक्रेसी को पाने के लिए हमने बहुत लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, बहुत सारी माताओं की गोदें सूनी हो गई, कम उम्र में उनके बच्चे गुजर गए। इस देश की आजादी को पाने के लिए, देश जब आजाद हुआ तो हमें डेमोक्रेसी मिला, हमें संविधान मिला। अब डेमोक्रेसी का अपहरण अगर भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है तो यह देश के लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आप देखिए ना, आज अग्निवीरों ये कह रहे हैं कि सेना में जो नौजवान जाएंगे उनको हम अग्निवीर के नाम से पुकारेंगे। अग्निवीरों के खिलाफ तुम देश भर में इतने मुकदमे तुमने दर्ज कर दिए हैं, तुमने इतने मुकदमे दर्ज कर दिए कि वह लड़के अब सेना में कहां से जाएंगे? वो तो उनको कोर्ट और कचहरी जाना पड़ेगा। लेकिन सर अगर अग्निवीरों की बात करेंगे, लेकिन अग्निवीरों का जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उस पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए, तो लेकिन ये जो उपद्रव करने वाले हैं, विरोध करने का भी तो एक तरीका होता है ना सर, ट्रेनें तो नहीं जलाने दी जा सकती ना सर। देखिए एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे आपको भी और हमें भी और सबको भी ये बात समझना चाहिए कि आप जब नौजवानों को
अपनी रैलियों में बुलाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जब रैलियों में बुलाते हैं और युवाओं को संबोधित करते हुए जब बात कहते हैं कि तुम्हें 2 करोड़ नौकरी देंगे, यह बात 13 में कही गई थी। 2013 से लेकर के अब हम 22 में हैं, इतना लंबा वक्त गुजर गया, उत्तर प्रदेश में नौकरी नहीं है, देश में कहीं आप नौकरी नहीं दे रहे हैं। सभी जो सरकार की मजबूत संस्थाएं थी उनको धीरे धीरे आप प्राइवेटाइजेशन के रास्ते पे लेके, और क्या सेना से निकला हुआ आदमी क्या महिंद्रा में नौकरी करेगा, क्या टाटा में नौकरी करेगा, क्या एयर इंडिया में नौकरी करेगा? सेना से निकला हुआ एक भारत का जाबाज नौजवान देश के लिए होता है, किसी फैक्ट्री के मालिक के लिए नहीं होता है कि उसकी चौकीदारी करेगा। मैं बहुत दावे के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि देश की सभी प्राइवेट संस्थाओं को समझना चाहिए और बोलने के पहले सोचना चाहिए कि देश के सेना से निकला हुआ नौजवान देश का होता है, किसी प्राइवेट एजेंसियों का नहीं होता। ठीक है मनीष जी, संजय राणा जी भी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है संजय जी आपका। संजय जी, मतदान चूंकि हो चुका है, कल आपने देखा आजमगढ़ और रामपुर में मतदान हो चुका है, मतदान का प्रतिशत जो है वो काफ़ी कम रहा अगर लोकसभा चुनावों की बात की जाए उससे, अगर इसको कंपेयर किया जाए तो लोकसभा उपचुनाव का जो मतदान प्रतिशत है काफ़ी कम रहा। क्या आपका जो राजनीतिक विश्लेषण है वो क्या कहता है, ये जो मतदान प्रतिशत हुआ है, जो मतदान हुआ है उसको लेकर? संजय जी। देखिए शांति जी नमस्कार, और आपके फेलो पैनलिस्ट और सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए ऐसा होता है कि बाई इलेक्शन में हमेशा जो वोट परसेंटेज है वो कमी होता है, वोट परसेंटेज उस हिसाब से नहीं होता जैसे नॉर्मल इलेक्शन में होता है। नंबर 1। नंबर 2 देखिए तकरीबन 48.58% हुआ जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से। देखिए वोट परसेंटेज कम ज्यादा चलता रहता है, वैसे भी इलेक्शन में आपने देखा होगा तकरीबन ही गया था 58% 59% तक, और 10% का तकरीबन अंतर है। अगर मेन इलेक्शन और बाई इलेक्शन के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि उत्साह उतना नहीं रहता जनता के बीच में जितना उत्साह नॉर्मल इलेक्शन में रहता है। उनको पता है इससे किसी की ना सरकार बननी है ना सरकार बिगड़नी है, बस ये कि जगह खाली हुई तो उसको खाना पूर्ति की जाती है, उस तरह का होता है। नंबर 1। नंबर 2 देखिए ऐसा है कि ये जो आजमगढ़ का मुकाबला है, हम लोगों ने शांतनु जी पहले भी डिबेट किया, बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो चुका है। बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट के आने के बाद तो त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। देखना होगा जो 26 तारीख रिजल्ट आएगा किसके तरफ पगला भारी रहता है। अगर आप देखेंगे तो अगर बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट अगर अच्छा लड़ते, जबकि उनका वो 2014 का इतिहास देखिए, अगर उस हिसाब से लड़े थे तकरीबन 28% वोट पाए थे, उस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये सबब समाजवादी पार्टी के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि उनके पास 2 चीजें हैं। वो एक तो मुस्लिम कैंडिडेट है, दूसरा है वो लोकल है। अगर थोड़ा भी उन्होंने डेंट मारते हैं मुस्लिम वोट बैंक में जो तकरीबन 24% है, उससे कहीं ना कहीं हमारा समाजवादी पार्टी को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। बट ये बोलना बड़ा मुश्किल होगा आज के दिन में कि तीनों में से कौन जीतेगा। तीनों बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, हमें लगता है कि 26 तारीख तक वेट करना चाहिए, लेकिन त्रिकोणी और बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव हुआ है और देखना होगा कैसा रिजल्ट आता है। बिल्कुल, और 26 तारीख का इंतजार निश्चित तौर पर करना चाहिए। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है सर आपका। देखिए समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है मनीष जी, ये इनका कहना है कि प्रशासनिक जो हमला है वो लगातार दबाव बना रहा था, इस वजह से जो वोट प्रतिशत है वो तो कम हुआ ही है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी कोशिश में लगी हुई है कि लोकतंत्र की हत्या जो है वो जिस तरह से कर रही है, आरोप लगा रहे हैं मनीष जी। हरीश जी देखिए, हमारे विपक्षी दल के जो मित्र हैं वो लगातार इसी तरह के आरोप गढ़ते हैं जो झूठे और थोथे होते हैं। आप देखिए वो 2017 का, 19 का, 22 का जो भी चुनाव रहा, इन लोगों ने अनेक उस तरह के जातीय गठबंधन बनाने के प्रयास किए कि ताकि वो वोट बैंक की राजनीति जो इनकी परंपरागत शैली रही है उस आधार पर ये किसी तरह कुर्सी तक पहुंच जाए। और जब ये कमज़ोर अपने को पाते हैं तो कभी ईवीएम की बात करते हैं और कभी सरकारी अमले की बात करते हैं। 2019 का अगर आपको मैं स्मृति रिकॉल कराऊं तो आजम खान साहब वोटिंग शुरू हुई उसी के घंटे के बाद से ही ये गाना शुरू कर दिए थे कि साहब वो तो जो है कलेक्टर भक्त है और ये है और वो है और सारा ईवीएम गड़बड़ है, और 3 लाख वोटों से ज़्यादा वोट से वो जीते थे। तो ये जो इस तरह के जो आरोप लगाए जाते हैं, मुझे लगता है कि इसमें कोई
पूरी तरह से जो हताश निराश राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से इस तरह के आरोप आते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या कलेक्टर या एसपी घर घर जाकर के लोगों से कह रहा है कि आप हरीश जी, मैं आपसे आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। हरीश जी, एक मेरा छोटा सा सवाल है, आखिर क्यों रेड कार्ड बांटा गया आजमगढ़ में और रामपुर में? जरा मुझे ये सिर्फ बता दीजिए, रेड कार्ड क्यों प्रशासन की तरफ से बांटा गया? जरा इसका जवाब मुझे दे दीजिए। क्या जी, प्रशासन की तरफ से ग्राम प्रधानों को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड क्यों दिया गया? मनीष जी कैमरे में देखिए, आप सामने बात करें। जी, ये जो इस तरह की, मैंने कहा ना कि इस तरह के थोथे आरोपों में कोई दम नहीं। हरीश जी, मैं आपका बहुत आदर करता हूं, मैंने छोटा सा सवाल पूछा। हरीश जी, मैं बहुत आदर करता हूं आपका, आप मेरे सिर्फ सवाल का जवाब दे दीजिए। थोथे और झूठे कहने से तो नहीं कुछ होगा ना। हरीश जी, मेरे सिर्फ साधारण से सवाल का जवाब दे दीजिए। जवाब ले लेते हैं जी। मनीष जी ने, मैं रामपुर में था ना आजमगढ़ में था, लेकिन इस तरह की बात आप कह रहे हैं कि अगर इस तरह की बात कोई प्रशासनिक स्तर पे होती तो आज की दुनिया जो हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर आदमी प्रेस का प्रतिनिधि बन गया है। कल हमारी पार्टी की तरफ कर देता है, कोई वीडियो वायरल कर देता है। हरीश जी, कल हमारी पार्टी की तरफ से 2 बार चुनाव आयोग में दरख्वास्त किया गया कि इस तरह के काम प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग में आप पता कर लीजिए कि चुनाव आयोग, अरे मैं मनीष जी, चुनाव आयोग में 2019 में भी दरखास्त कर रहे थे। आजम खान साहब जब 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे, तब भी 9 बजे से वो चिल्लाना शुरू कर दिए थे को तो डीएम जो है भक्त है और डीएम वोट नहीं डालने दे रहा हो, डीएम ईवीएम में गड़बड़ी। अब रामपुर के जिलाधिकारी महोदय के बारे में किसी को बताना है। रामपुर के जिलाधिकारी महोदय के बारे में देश में सब लोग जान गए हैं कि एक इतने बड़े लोकप्रिय नेता के खिलाफ बकरी चोरी का, मुर्गी चोरी का, किताब चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया। अब रामपुर के जिलाधिकारी के बारे में जो आपके अभी कमिश्नर है उनके बारे में कौन नहीं जानता है? उसी लोकप्रिय नेता ने भैंस चोरी का मुकदमा दर्ज किया था। उसी लोकप्रिय नेता ने, जब वो सरकार में नंबर 2 था, तो भैंस चोरी का मुकदमा दर्ज किया था। आपको ये बात समझना चाहिए। आप नहीं कहा, अरे भाई आप कहीं चले जाएं, मैं उसका जवाब न दूं आपको। आप मुझे बताइए कि आखिर तब भी ये 19 में भी इसी तरह का आरोप आप लोग गढ़ रहे थे और आजम खान साहब 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। आपकी निराशा यह है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आजमगढ़ से, जहां से आदरणीय मुलायम सिंह जी सांसद रहे, जहां से श्रीमान अखिलेश जी सांसद रहे, उस सीट पे नहीं गए चुनाव प्रचार करने। अरे आप ऐसी बात करते हैं, क्या जेपी नड्डा प्रचार करने गए? तो क्या जेपी नड्डा गए प्रचार करने? अब आप क्या जेपी नड्डा गए? जेपी नड्डा और आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो गए थे? बहुत अंतर है। नहीं, अंतर नहीं है। आपको ये बात पता होना चाहिए, कि जेपी नड्डा से कम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का राजनीतिक करियर नहीं है। दुनिया को पता है, पूरे देश और दुनिया को पता है, उसमें कुछ एलोबरेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कहीं न कहीं आपकी पार्टी की जो हार की आशंका थी, उसके चलते श्रीमान अखिलेश जी दोनों जगह नहीं गए। आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मैं एक बात आपको बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में और रामपुर में बहुत ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीतने जा रही है। चाहे जितना आपका प्रशासन सहयोग कर ले, लेकिन जनता ने जो आशीर्वाद और जो सहयोग किया है वो समाजवादी पार्टी का किया है। और श्री अखिलेश यादव जी की नीतियों का, विचारों का और सिद्धांतों का सहयोग अगर श्री अखिलेश यादव जी का अगर किया है किसी ने, तो आजमगढ़ की और रामपुर की महान जनता ने किया है। नहीं, देखिए मनीष जी, 2022 का जो विधानसभा चुनाव चल रहा था, तब भी आप सरकार बना रहे थे। तब भी बहुत आप ताली ठोंक के कह रहे थे कि साहब सरकार तो हमारी ही बनेगी। तब भी आप सरकार, लेकिन शासन और प्रशासन और मशीनरी ने आपका सहयोग नहीं किया होता तो आप 50 पे होते। ये देखिए 125 पे हम पहुंचे हैं और 80 सीटें हम कैसे हारे हैं, कैसे हराया गया है, वो आप भी जानते हैं हरीश श्रीवास्तव जी। ठीक है, लेकिन
जी देखिए इस तरह से दलीलों से आप अपने को संतुष्ट कर लीजिए, लेकिन जो जनता जनार्दन का फैसला था हरीश श्रीवास्तव जी, आप तो यहाँ पर हमको इस तरह से आपको हमको सरकार यहाँ पर नहीं बनाने दे रहे हैं, यहाँ पर हमको चुनाव नहीं जीतने दे रहे हैं। महाराष्ट्र में तो बनी बनाई सरकार का भोजन आप कर गए, मध्य प्रदेश में आप बनी बनाई सरकार का भोजन कर गए, आप तो डेमोक्रेसी का भोजन कर रहे हैं, आप तो संविधान का भोजन कर रहे हैं। मनीष जी, आप लोगों का पेट जो है राजनीतिक पेट इतना बड़ा हो चुका है कि बनी बनाई सरकारों का भी भोजन आप लोग करते जा रहे हैं। ये आपकी आत्ममुग्धता है, समाजवादी पार्टी की आत्ममुग्धता है कि इस तरह के तर्कों के सहारे अपनी असफलता को छिपाने का प्रयास करता है और सच का सामना नहीं करता। हरीश जी, कल एक वीडियो सामने आया, हरीश जी कल एक वीडियो सामने आया और आजम खान जो है बुरी तरह से नाराज नजर आया। उनका कहना ये था, उनका आरोप ये था कि आप जो गलियां हैं उनके नुक्कड़ों पर आपने पुलिस फोर्स तैनात कर रखी है, लोगों को घरों से निकलने नहीं दिया जा रहा है, वो गलियों से निकलने नहीं दिया जा रहा है, खौफ बनाकर रखा जा रहा है, लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप जो आधार कार्ड है उसके जरिए वोटिंग नहीं कर सकते, केवल जो वोटर कार्ड है उसके जरिए ही वोटिंग कर सकते हैं। ये तमाम जो आरोप है वो आजम खान ने लगाए हैं। कल ये वीडियो जो है वो वायरल हुआ और उन्होंने कहा कि प्रशासन ये देखिए सामने खड़े हैं, तमाम जो पुलिस अधिकारी है वो इनसे बात करिए कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, गलियों के जो नुक्कड़ है वहां पर पुलिस क्यों तैनात की गई है। कभी ऐसा हुआ क्या सर, जब चुनाव होता है तो आज जो गलियां हैं वहां पर भी फोर्स जो है वो तैनात किया जाए? नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि आजम खान साहब 2019 के भी चुनाव में बहुत सारे आरोप लगा रहे थे और ये विपक्ष की एक तरह से चलन सी बन गई है कि जब वो कमजोर पाता है तो इस तरह के आरोप लगाता है। वो तो प्रशासन बताएगा कि वहाँ क्यों पुलिस प्रशासन ने अगर कहीं ऐसा प्रशासन को तो हरीश श्रीवास्तव जी आप लोगों ने कठपुतली बना दिया है, अपनी जागीर समझ लिया प्रशासन को आप लोगों ने। प्रशासन क्या बताएगा? चुनाव में दो आईडी कार्ड मांगा जा रहा था, दो आईडी कार्ड मांगा जा रहा था। मनीष जी इन तर्कों के सहारे ये तर्क लेकर के और इसका सहारा लेकर के आप अपनी असफलता को मत छुपाइए। देखिए वस्तुतः अगर कोई तथ्यात्मक चीज है तो आप चुनाव आयोग के पास जाइए। चुनाव आयोग के पास हम गए थे, हमारी पार्टी के सीनियर लीडर दो बार चुनाव आयोग वातावरण बनाने के लिए आप इस तरह की बात करते हैं। चुनाव आयोग के पास जाइए, चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि वातावरण बनाने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल हरीश जी वापस आएंगे आपके पास, आपका जवाब लेंगे सर। रोना ममता दीदी रो रही थी पश्चिम बंगाल में। ठीक है हरीश जी, वापस आएंगे आपके पास और जानेंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए तमाम तरह के सवाल हैं जिनका जवाब जो है वो दोनों ही प्रवक्ताओं से लेंगे, साथ ही विश्लेषण भी करेंगे संजय जी। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।